आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 4, 5 व 6, गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, उपरोक्त कठिनाइयों के कारण ग्रामीण उद्यमी न केवल हतोत्साहित होता है वरन वैकल्पिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ता है। इन्हीं कारणों से ग्रामीण उद्योग रुग्णावस्था में चल रहे हैं अथवा बंद हो गए हैं। ग्रामोद्योग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त कमियों को दूर किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए निम्न कदम उठाए जाने आवश्यक हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण अंचल से बेरोजगारी दूर हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया जाए तथा क्षेत्रीय कच्चे माल की आपूर्ति को ध्यान में रखकर उन क्षेत्रों के लिए ग्रामोद्योग योजनाएं तैयार की जाएं, जिससे उन्हें कच्चे मालों की आपूर्ति में कठिनाई न हो। इन उद्योगों के संचालन हेतु तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर समुचित रूप से ध्यान देकर आकलन तैयार किया जाए, जिससे इन उद्योगों को किसी प्रकार का घाटा न हो। उत्पादित वस्तुओं के विपणन के लिए समुचित व्यवस्था होना आवश्यक है तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को इन्हीं के ग्रामों में विपणन संस्थान द्वारा खरीद की जाए। इन उद्योगों के लिए स्थायी तथा कार्यशील पूंजी हेतु पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं दी जाएं। ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए। पैरा, ग्रामीण तथा बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा घटाने के लिए ग्रामीण उद्योगों में निर्मित वस्तुओं को संरक्षण दिया जाए। वस्तुओं के उत्पादन के गुणात्मक पहलू पर नियंत्रण रखा जाए तथा इनका भी प्रचार एवं प्रसार दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के माध्यम से किया जाए। नवीन तकनीकी जानकारी हेतु विभिन्न ग्रामोद्योगों के लिए समुचित व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों पर किया जाए। ग्रामोद्योग के विकास की समस्या का सर्वेक्षण अध्ययन समय समय पर किया जाए तथा इन उद्योगों के विकास में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु सतत प्रयास किया जाए। योजना आयोग का मत है कि ग्रामीण औद्योगिकरण का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, आय एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करना तथा संतुलित एवं समन्वित ग्रामीण विकास के मार्ग को प्रशस्त करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु समुचित कदम उठाने की आवश्यकता है। यह उत्साहवर्धक है कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना में 50% धनराशि ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर विनियोजित करने का प्रावधान किया जा रहा है। ग्रामीण औद्योगिकरण द्वारा ही उत्पादन, रोजगार सृजन संभव है और यही प्रगति की कुंजी है। पैरा, महोदय, इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, इस प्रस्ताव के बारे में सरकार का दृष्टिकोण बता देना चाहता हूँ। सरकार इस प्रस्ताव का स्वागत करती है और बताना चाहती है कि प्रस्ताव के पीछे जो लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करेगी। प्रस्ताव के शानदार भाषण के बाद इस प्रस्ताव की अभिष्टता के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि सत्य बात यह है कि यही एक ऐसी राज्य नीति है जिसे हर स्वतंत्र देश को अपनाना चाहिए। बीते समय में कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे इस तरह की नीति पर कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। यद्यपि मैं समझता हूँ
कि पीछे भी जिन लोगों ने थोड़ी बहुत सांप्रदायिकता स्वीकार की, इन्होंने समदीप और नासमझी का परिचय दिया और इस नासमझी से हमें बहुत हानि हुई। फिर भी पहले की स्थितियां अलग थीं, लेकिन जब कि कोई देश स्वतंत्रता से काम कर रहा हो तो इसको मान लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं। पैरा दूसरा विकल्प आंतरिक लड़ाई झगड़ों का है। हम वास्तव में देख चुके हैं कि राजनीति में सांप्रदायिकता के आने से वह हमें कहाँ ले जाती है। हम सबको उन खतरों की याद है जिनमें से हम गुजरे हैं और हम उसका परिणाम भी अपनी आँखों से देख चुके हैं। खैर, अब तो हमारे सामने और कोई चारा ही नहीं है और हमें अपने दिमाग में और देश के दिमाग में इस बात को बहुत साफ तरीके से रखना चाहिए कि सांप्रदायिकता के प्रश्न में धर्म और राजनीति को जगह देना अत्यधिक खतरनाक गठजोड़ है और इससे और दोनों के मेल में बहुत ही भयानक और अटपटी किस्म की चीज़ पैदा होती है। पैरा हमने राजनीति को नैतिकता के साथ मिलाने की बहुत बात की है। यह ऐसी चीज़ है कि हम हमेशा इस पर टिके रहेंगे। पिछली चौथाई सदी या इससे भी अधिक के दौरान महात्मा गांधी ने हमें राजनीति को नैतिक स्तर पर बनाए रखना सिखाया है। हम इसमें कहाँ तक सफल हुए, यह सारी दुनिया के देखने और भावी पीढ़ियों के निर्णय देने की चीज़ है। कुछ ऐसी बात जरूर थी कि हमने इस महान आदर्श को अपने सामने रखा और अपने दुर्बल गिरते पड़ते बिल्कुल स्पष्ट है इस ढंग से चलने की कोशिश की। लेकिन यह है कि राजनीति और धर्म का गठबंधन सबसे ज़्यादा खतरनाक गठबंधन है। पैरा महोदय, इससे सांप्रदायिक राजनीति पनपती है। इस बारे में कोई भी शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ है, जैसा कि माननीय प्रस्तावक ने कहा है, कि यह गठजोड़ सारे देश के लिए नुकसान देने वाला है। यह बहुमत के लिए भी हानिकर है, लेकिन संभवतः यह हर उस अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हानिकर है जो इससे कुछ लाभ लेना चाहता है। मेरे विचार से भारत का पिछला इतिहास भी यही सिखाता है। लेकिन अगर किसी स्वतंत्र राज्य के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को अलग अलग करना चाहे तो इससे उस देश को तो नुकसान पहुंचता ही है, सबसे अधिक स्वयं उसके हितों को हानि पहुंचती है, क्योंकि इससे अपने और दूसरों के बीच धार्मिक और राजनीतिक आधार पर और कभी कभी किसी हद तक आर्थिक आधार पर भी एक दीवार खड़ी हो जाती है और इससे वह वर्ग अपना वह असर कभी नहीं डाल सकता जो उचित तौर पर डालने की इच्छा रखता है। इस समय भारत का भावी संविधान इस सभा संविधान में बनाया जा रहा है और इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अगले 2 या 3 महीनों में संविधान को अंतिम रूप मिल जाएगा और हमने यहाँ कोई भी कर पास करे उससे संविधान के उस रूप में जिसमें वह स्वीकार किया जाएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा। फिर भी यही निकाय
कमोवेश संविधान बनाने वाला निकाय है। पैरा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है और अगर यह सदन इस प्रस्ताव के ढंग से ही सोचता है तो मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं कि संविधान बनाने वाला निकाय भी इसी प्रस्ताव के ढंग पर सोचेगा। मैं यह और कहना चाहूँगा कि संविधान बनाने वाले निकाय की जो भी प्रमाण हमारे सामने हैं उससे लगता है कि इस प्रस्ताव की ही भावना के अनुसार वह काफ़ी आगे बढ़ चुका है। उन्होंने हमारे पुराने संविधान की उन बहुत सी विशेषताओं को अलग कर दिया है जो हमें सांप्रदायिकता की तरफ ले जाती थी। अन्य विशेषताएं भी बनी रहेंगी या नहीं यह मैं गारंटी से नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मेरा तो यही विचार है कि सांप्रदायिकता किसी भी रूप में जितनी भी कम हो, हमारे संविधान और हमारी सरकार के व्यवहारिक रूप से काम करने के लिए उतना ही अच्छा होगा। महोदय, जहाँ तक इस प्रस्ताव का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा, हम इसका स्वागत करते हैं। पूर्णविराम।